चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। एक ऐसा भारत जहां ताजमहल है ही नहीं, जहां की भाषा, कला और तो और राजनीतिक नक्शा भी वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम आज जानते हैं। पता है, ये सब सच हो सकता था अगर इतिहास में बस सिर्फ एक घटना अलग हुई होती। तो सवाल यही है कि अगर बाबर की सेना ने कभी सिंधु नदी पार ही नहीं की होती, तो सबसे पहला और सबसे गहरा असर कहां दिखता? जवाब है भारत के राजनीतिक नक्शे पर। एक विशाल साम्राज्य की जगह भारत का नक्शा कई अलग अलग बिखरे हुए रंगों से भरा होता। हर रंग एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य का प्रतीक होता, जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती और अपनी अपनी सीमाएं। मुगलों की गैर मौजूदगी में सत्ता का जो केंद्र था वो तो खाली हो जाता है ना। तो उत्तर में हो सकता है दिल्ली सल्तनत अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती, पश्चिम में राजपूत रजवाड़े अपनी सीमाओं को और फैलाते, और दक्षिण में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य शायद एक ऐसी ताकत बनकर उभरता जिसे कोई हरा ही नहीं पाता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई एक कॉमन नियम नहीं, कोई एक सेंट्रल टैक्स सिस्टम नहीं। हर सीमा पार करने पर नए नियम, शायद नई मुद्राएं और नई नई राजनीतिक चुनौतियां, व्यापार और कूटनीति का खेल। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जटिल और अनप्रिडिक्टेबल हो जाता। अच्छा, राजनीति से हटकर अब उस बदलाव की बात करते हैं जो आंखों से सीधे सीधे दिखाई देता, भारत की वास्तुकला। जरा सोचिए, मुगलों के बिना हमारे शहरों की स्काईलाइन आखिर कैसी दिखती? ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारतें थोड़ी हैं। ये तो भारत की पहचान की तस्वीरें हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में लोग पहचानते हैं। और यही इस सोच का सबसे बड़ा झटका है। इस दूसरी दुनिया में ये शानदार स्मारक कभी बने ही नहीं होते। कल्पना कीजिए, ताजमहल के बिना आगरा। क्या ये हम सोच भी सकते हैं? इमारतों से आगे बढ़ें तो इसका असर हमारी जुबान, हमारे खाने और हमारी कला पर भी पड़ता। मुगलों ने एक बहुत ही खास इंडो पर्शियन कल्चर बनाया था। उनके बिना भारत की सांस्कृतिक आत्मा कैसी होती? देखिए, एक तरफ मुगलों के असर से फारसी भाषा, प्रशासन और शायरी की भाषा बन गई और मिनिएचर पेंटिंग को खूब बढ़ावा मिला। वहीं दूसरी तरफ उनकी गैर मौजूदगी में शायद राजस्थानी, दक्कनी और दूसरी क्षेत्रीय कला शैलियों को और भी ज्यादा खुलकर फलने फूलने का मौका मिलता। अब एक बटी हुई राजनीति और अलग अलग संस्कृतियों का सीधा असर देश की तिजोरी यानी अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ता। मुगलों के बिना भारत का आर्थिक इंजन एक पूरी तरह से अलग ही रास्ते पर चलता। मुगलों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी उनकी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था। ये एक विशाल मशीन की तरह थी, जो कश्मीर से लेकर दक्कन तक टैक्स इकट्ठा करती थी और व्यापार के लिए एक जैसे नियम बनाती थी। इस मशीन के बिना तो सब कुछ बिखर सकता था। तो ये डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता? पहला डोमिनो गिरता, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं। इसका असर सीधे व्यापार के रास्तों पर पड़ता, जो पूरी तरह बदल जाते। इससे हर राज्य को अपना अलग टैक्स सिस्टम बनाना पड़ता, जिससे पूरे उपमहाद्वीप में एक तरह की आर्थिक अराजकता फैल सकती थी। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका असर आज तक महसूस होता। यूरोपीय शक्तियों का क्या होता? क्या एक बटे हुए भारत का सामना करना उनके लिए कुछ अलग होता? ये वो संभावना है जो इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। देखिए, एक मजबूत और एकजुट मुगल साम्राज्य ने यूरोपीय ताकतों को कई दशक तक सिर्फ तटीय व्यापारियों तक ही सीमित रखा था। लेकिन एक बटा हुआ भारत, जहां राज्य आपस में ही लड़ रहे होते, उनके लिए तो एक खुला दरवाजा होता। पुर्तगाली, डच या अंग्रेज उन्हें फूट डालो और राज करो की अपनी नीति अपनाने का मौका शायद सदियों पहले मिल जाता। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, राजनीति, कला, अर्थव्यवस्था, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसा हिंदुस्तान जिसकी पहचान, जिसकी आत्मा ही शायद कुछ और होती। तो आखिर में बात सिर्फ कुछ इमारतों या शासकों की नहीं है, बात भारत की पूरी पहचान की है। हिंदुस्तान का नक्शा, उसकी संस्कृति, राजनीति और वास्तुकला, सब कुछ आज जैसा है उससे बिल्कुल अलग होता। तो ये सवाल सोचने के लिए है, अगर मुगल कभी आए ही नहीं होते तो आज हम जिस हिंदुस्तान को जानते हैं उसकी जगह क्या होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की एक लिस्ट नहीं, बल्कि उन अनगिनत रास्तों का नक्शा है जो लिए गए और जो नहीं लिए गए।